नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने वाईपी एजुकेशन ट्रिक परिवार में। हमारा उद्देश्य है आपकी तैयारी को आसान बनाना ताकि आप हर कॉन्सेप्ट को स्पष्ट रूप से समझ सकें। तो आज का जो टॉपिक रहेगा, देखिए यूपी टेट संस्कृत का, चाहे तो आपका पेपर 1 है या फिर पेपर 2 है। तो ये आज की वीडियो में प्रैक्टिस सेट 7 लेके हम आए हैं। इससे पहले लगभग हमने 6 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करा दिए हैं और ये 7वां प्रैक्टिस सेट है। अगर अभी तक आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट हमने बना दी है और कंप्लीट संस्कृत जो है ट्रिकी रूप में कराई है। तो आप संस्कृत की ट्रिक के माध्यम से आराम से संस्कृत को समझेंगे और संस्कृत को जानेंगे, तो आप बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। ये देखिए प्रैक्टिस सेट रहेगा, संपूर्ण संस्कृत से ही रहेगा। संपूर्ण संस्कृत का जो सिलेबस है यूपी टेट का, ये संपूर्ण सिलेबस में से रहेगा। तो इस वीडियो के अंदर आपको अपनी तैयारी को परखने का मौका भी मिलेगा। तो आपको बताना चाहेंगे कि आप वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। चलिए बिना किसी देरी के करते हैं टॉपिक को स्टार्ट। तो चलिएगा, आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लग चुका है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा और ठीक से ही जवाब आपको देना है। क्वेश्चन कह रहा है, रघुवंशम में सिंह का क्या नाम था? तो क्या नाम था? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला ऑप्शन है लंबोदरा, बी ऑप्शन है कुंभोदरा और सी ऑप्शन है कुंभकर्णा और डी ऑप्शन है कुंभऊद्रा। तो बताइएगा सही जवाब क्या होगा। देखिए आपको बता दें, रघुवंशम की बात हो रही है। रघुवंशम महाकाव्य में दिलीप की परीक्षा लेने वाले सिंह का जो नाम था वो क्या नाम था? तो आपका सही जवाब होगा कुंभोदरा, यानी बी ऑप्शन सही होगा। ये कई बार पेपर में पूछा गया है और सही जवाब आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। ये क्वेश्चन भी अच्छा है। इस क्वेश्चन को जल्दबाजी में आप गलत नहीं करिएगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा और ध्यान से ही आपको जवाब देना है। देखिए सारी की सारी मैंने, चाहे वो अनुस्वार, चाहे वो विसर्ग संधि हो, चाहे वो व्यंजन संधि हो, चाहे वो स्वर संधि हो, सभी संधियां हमने ट्रिक के माध्यम से ही समझाई हुई हैं। तो ये कह रहा है सचित्र में संधि जो है वो कौन सी है? जस्त्व है, अनुस्वार है या स्तुत्व है या फिर ष्टुत्व है? बताइएगा सही जवाब क्या होगा। तो देखिए सही जवाब क्वेश्चन के हिसाब से डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। डी ऑप्शन इसका सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन सारे वही क्वेश्चन लिए हैं जो संभावित क्वेश्चन हैं पेपर में पूछे जाने वाले। क्वेश्चन को पढ़िएगा और आप ध्यान से जवाब दीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन अच्छा है तो क्वेश्चन अच्छा है, उसके साथ साथ में जवाब जल्दबाजी में आपको नहीं देना है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। वार्तिक कारक कौन है? पाणिनि है, कात्यायन है, पतंजलि है या फिर भरद्वाज है? सही जवाब आपको देना है। तो इसका जो सही जवाब होगा बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है। बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन भी आपका अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा और ध्यान से ही आपको जवाब देना है। सीता रामेण सह वनम गच्छति, इस वाक्य में जो अव्यय है, अव्यय पद कौन सा है? तो अव्यय पद आपसे पूछ रहा है। सीता है, रामेण है, सह है या फिर वनम है? बताइएगा सही जवाब क्या होता है, क्या होगा। देखो अव्यय क्या होता है, क्या होते हैं, पहले आप ये समझ लो। अव्यय वे शब्द होते हैं चाहे लिंग, वचन, विभक्ति का कोई भी परिवर्तन नहीं होता। कह सकते हो लिंग, वचन और विभक्ति के अनुसार जो है ये नहीं बदलते हैं, जैसे हैं वैसे ही रहते हैं, इन्हें हम अव्यय कहते हैं। तो यहाँ पे जो सही जवाब होगा वो होगा सह। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, संस्कृत आपको अच्छे से पढ़नी है। प्ले लिस्ट मैंने बना दिया है आपके लिए और ट्रिकी संस्कृत आप आराम से पढ़ सकते हैं। इसके लिए हमने आपके लिए ई बुक भी तैयार कर दी है। ई बुक अगर आपको मिल गई वो या आप ले सकते हैं तो दोस्तों 4 से 5 घंटे के अंदर अंदर कंप्लीट संस्कृत आपके दिमाग में सेव हो जाएगी। इस प्रकार से ई बुक जो है तैयार की गई है। तो उसे प्राप्त करने के लिए वीडियो के अंत में मैं आपको नंबर दे दूंगा, जिसे चाहिए वो ले सकता है। भाषा शिक्षण की दृष्टि से कौन सी अवस्था अधिक प्रभावी है? तो कौन सी अवस्था अधिक प्रभावी है भाषा शिक्षण की दृष्टि से? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था या फिर शैशवावस्था? तो इसका जो सही जवाब होगा इसका हो जाएगा डी ऑप्शन, शैशवावस्था बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और ध्यान से ही जवाब देना है। चा वर्ण का उच्चारण जो स्थान है वो क्या है?
बताइए, दंत है, कंठ है, मूर्धा है या फिर तालु है? बताइएगा क्या होगा। देखो आपको ये ध्यान रखना है, ट्रिक मैंने आपको बताई थी, आपको ध्यान रखना है कचते कचते टप, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। कावर, चावर, तावर, टावर और पावर, ठीक है। अब यहाँ पे बात हो रही है चा वर्ग की, चा वर्ग की बात हो रही है। अब चा वर्ग की बात हो रही है तो जाहिर सी बात है ये तालु के अंतर्गत आएगा। किसके अंतर्गत आएगा? तालु के अंतर्गत आएगा। तालु के अंतर्गत चा, छा, जा, झा और वहाँ। तो आपका जो सही जवाब होगा यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इसी बात पे। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा और ध्यान से ही आप जवाब दीजिएगा। 86 को संस्कृत में क्या कहते हैं? ठीक है, तो देखो ऑप्शन सब मिलते जुलते आपको लगेंगे, ठीक है, लेकिन आपको घबराना नहीं है, आपको ध्यानपूर्वक जवाब देना है तो आप सही जवाब दे जाएंगे। बताइएगा। आप कहोगे सर सीती सीती तो सब में लगा है, ठीक है, ये सब में लगा है, ठीक। अब इधर से पहचानो, इधर से पहचानो सही जवाब क्या होगा। देखो बी होगा नहीं, और आपका 86 में इस प्रकार से सेट नहीं लिखा जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये दो ऑप्शन तो आपके कट गए, ठीक है। अब आपका पहला बचा और ए बचा और आपका डी बचा। अब कहोगे सर ए और डी तो बिल्कुल सेम है, तो बिल्कुल सेम है, देख लीजिए क्या सेम है। हाँ, आप कहोगे बिल्कुल सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये ए और डी आपका जो है ये विकल्प सही हो जाएगा, ठीक है। सट इसमें इस प्रकार से लिखा जाएगा जिस प्रकार से ये लिखा गया है, ठीक है। तो इस तरीके से ये कुछ चीज़ें हैं, उनको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन अच्छा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा और ध्यान से ही जवाब देना है। देखो जिसमें अन्य पद की प्रधानता होती है वह समास है। देखो अव्ययी भाव, अव्ययी भाव में क्या होता है, इसमें पूर्व पद जो अव्यय होता है तो पूर्व पद ही क्या होता है, प्रधान होता है, तो ये आपका नहीं होगा, ठीक है। तत्पुरुष समास है, तत्पुरुष समास की पहचान क्या है, कारक चिन्हों का लोप होता है और इसमें जो उत्तर पद है वो प्रधान होता है, तो ये भी आपका नहीं है। नेक्स्ट है द्वंद्व समास, तो द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, इसलिए ये भी आपका नहीं है और इसमें योजक चिन्ह का भी प्रयोग होता है। तो इसका मतलब आपका ये बचा बहुव्रीहि समास, यानी जिस समास में अन्य पद का मतलब है वहाँ अर्थ की प्रधानता होती है उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कह रहा है, पाणिनि के अनुसार प्रत्याहारों की संख्या कितनी है? तो आपको बताना है, देखो पाणिनि के अनुसार बताना है, ध्यान रखना है इस बात को। 41 है, 42 है, 40 है या फिर 44 है। देखो पाणिनीय व्याकरण में प्रत्याहारों की जो संख्या है वो आपको बता दें 42 बताई गई है। कितनी? 42, यानी बी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा और ध्यान से ही आपको जवाब देना है। भंडारकर विधि में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है? तो भंडारकर विधि में आपको बताना है निम्न में से कौन सी विशेषता है। देखिए चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। विश्लेषण है, संस्कृत को वार्तालाप द्वारा पढ़ना है, अनुवाद और व्याकरण के माध्यम से पढ़ाना है, और फिर शब्दावली के प्राचीन रूप को ग्रहण करना है। तो सही जवाब आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। देखो भंडारकर विधि में व्याकरण और अनुवाद को विशेष महत्व दिया जाता है, तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। तो 11-10 क्वेश्चन लगभग हमने कर लिए हैं, और वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को आप लाइक करिएगा और वीडियो को अपने सभी दोस्तों में, सभी ग्रुप में शेयर कीजिएगा। चलिए बताइएगा, स्था धातु का लोट लकार मध्यम पुरुष द्विवचन में रूप क्या होगा? अब आप यहाँ पे ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हो, जो हमने आपको ट्रिक दी थी उस ट्रिक का इस्तेमाल कीजिएगा और बताइएगा इसका सही जवाब क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखो, पहला ऑप्शन पढ़ो, क्या पहला ऑप्शन होगा या फिर दूसरा ऑप्शन होगा? पहला और दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सेम है, कोई टेंशन नहीं है। त्रिष्ठाप फिर पढ़िएगा, त्रिष्ठम पढ़िएगा। तो सही जवाब इसमें क्या होगा ये आपको बताना है। तो देखिए इसमें जो पहला और दूसरा वाला ऑप्शन है यही आपका सही हो जाएगा, ए और बी वाला, ठीक है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि स्था धातु लोट लकार मध्यम पुरुष द्विवचन का रूप बनेगा त्रिष्ठम, यही बनेगा आपका, ठीक है।
तो ये वाला आपका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, देख लीजिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। कारक कितने होते हैं। देखो यहाँ संस्कृत की बात हो रही है, संस्कृत में आपको बताना है कारक कितने होते हैं, 9, 6, 7 या फिर 8। आपका जवाब होगा 6। आपका जवाब होगा 6। कौन कौन से कारक होते हैं तो आप 1 मिनट में देख लीजिएगा। कर्ता कारक होता है, कर्म कारक होता है, करण कारक होता है, करण, संप्रदान कारक होता है। कौन सा, संप्रदान, जहाँ पे भी कुछ दान दिया जाए वहाँ पे संप्रदान कारक होगा। अपादान कारक क्या है, अपादान कारक भी होता है। अपादान कारक का मतलब अलग होने की कंडीशन में, ठीक है। अपादान के साथ साथ अधिकरण कारक होता है। ये आपके कुल मिला के 6 कारक होते हैं संस्कृत में, और हिंदी में टोटल 8 कारक होते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है भारत में देव भाषा किसे कहा गया है। तो भारत में देव भाषा जो है वो किसे कहा गया है, क्वेश्चन को पढ़िएगा और सही से जवाब दीजिएगा। संस्कृत है, प्राकृत है, पाली है, अपभ्रंश है। सही जवाब इसका दीजिएगा। सही जवाब क्या है, तो देखो भारत में जो देव भाषा है इसे क्या कहा गया है, इसे ए ऑप्शन सही होगा, संस्कृत। क्योंकि संस्कृत को भारत की देव भाषा कहा जाता है, क्योंकि अधिकांश जो वैदिक एवं धार्मिक साहित्य हैं वो इसी में है। तो आपका ए ऑप्शन सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको ध्यान से पहचानिएगा और ध्यान से इसका जवाब आपको देना है। देखो कह रहा है नायिका इस पद का संधि विच्छेद है वो क्या होगा, ये आपको बताना है, ठीक है। तो बताइएगा। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है, जो सही है उसका आपको चुनाव करना है। तो देखिए इसमें हो जाएगा नय धन अका, यानी डी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब होगा। अयादि संधि है यहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैं पुस्तक लिखता हूँ, इसका शुद्ध अनुवाद क्या होगा। तो शुद्ध अनुवाद क्या होगा बताइएगा। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं और सही ऑप्शन को आपको बताना है, सही ऑप्शन को आपको पकड़ना है। तो यहाँ पे देखिए डी ऑप्शन देखिए, अयम पुस्तकम लिखामि। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन बहुत ही सस्ता सा है, ये तो सभी को आना चाहिए। ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत बड़ जो है आते हैं, तो कौन कौन से आते हैं। देखो सा, सा, रा, तीनों सा और रा, ये जो है आपके, सॉरी तीनों सा और रा वाला नहीं है, तीनों सा और हा, ठीक है, ये सी वाला है। देखो इस तरीके से थोड़ी सी मिस्टेक हुई तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तीनों सा और हा, ये आपको ध्यान रखना है। सी ऑप्शन आपका सही होगा, ये आपके ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 17 को ध्यान से पढ़िएगा और ध्यान से ही आपको जवाब देना है। एक ऑप्शन देखिए यहाँ पे रुक गया, एक ऑप्शन यहाँ पे है, टाइपिंग मिस्टेक है, ये कोई बात नहीं है, ध्यान से पढ़िएगा। ध्यान से पढ़िएगा और सही से आपको यहाँ पे जवाब देना है। इसका सही जवाब क्या होगा बताइएगा। पुरस्कृता, ठीक है, वर्तमनि पार्थिवेन, पार्थिवेन, यह सूक्ति कहाँ से ली गई है, तो ये कहाँ से ली गई है ये आपको बताना है। तो ये जो है आपकी सी ऑप्शन होगा, रघुवंशम। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है रामस्य पद में जो राम है शब्द के किस विभक्ति वचन का रूप है। तो ये बताइएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। तृतीय विभक्ति एक वचन है, पंचमी विभक्ति द्विवचन है, षष्ठी विभक्ति एक वचन है, सप्तमी विभक्ति द्विवचन है। तो बताइएगा सही जवाब इसका क्या होगा। तो यहाँ पे जो सही जवाब होगा वो आपका सी ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। ट्रिक जो हमने आपको बताई थी उस ट्रिक का आप इस्तेमाल कर लीजिएगा। तो उस ट्रिक का आप इसके इस्तेमाल करेंगे तो ये क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। ट्रिक में लगा के देख लो, विश्वास ना हो तो। चलिए 19वां क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन अच्छा है और आराम से ही जवाब आपको देना है। एक प्रत्याहार के अंतर्गत बढ़ हैं, तो कौन से बढ़ हैं ये आपको बताना है। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन को थोड़ा टाइम क्वेश्चन ले सकता है,
लेकिन आंसर जो है वो बिल्कुल सही निकल के आना चाहिए। तो इसका जो सही जवाब आएगा इक के प्रत्याहार के अंतर्गत आएगा ई उ ऋण। ये सी वाला ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20। ध्यान से पढ़िएगा और ध्यान से ही आपको बताना है, प्रयुक्त प्रकृति बताना है और उसका प्रत्यय बताना है। तो ध्यान से पढ़िएगा और ध्यान से ही आपको जवाब देना है। उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन का जवाब सभी लोगों को आता होगा। इसका जो सही जवाब होगा वो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है और ध्यान से ही आपको जवाब देना है। निम्न में से कौन सा बाड़ी का भेद नहीं है? जो नहीं है वो आपको पकड़ना है, ठीक है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, पढ़ लीजिएगा और सही से आप जवाब दे दीजिएगा। मैं आपको तब तक 4 भेद जो है वो इस साइड लिख के बताता हूँ, ठीक है। बाड़ी के 4 भेद देखो, एक होता है आपका परा, तो परा तो इसमें है, परा तो इसमें दिया है। दूसरा जो है वो आपका है पश्यंती, तो आप कहोगे पश्यंती भी इसमें है, ठीक है। तीसरा जो है वो है मध्यमा, क्या है मध्यमा, तो मध्यमा इसमें नहीं दिया है। और चौथा जो है वो है आपका बैखरी, चौथा क्या है वो है आपका बैखरी, ठीक है। ये 4 है, तो बैखरी तो इसमें दिया है, ठीक है, तो ये भी सही है, यानी नहीं पूछा है तो आपका डी ऑप्शन होगा उत्तमा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 22 आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है नमः शिवाय, नमः शिवाय, इस वाक्य के शिवाय पद में कौन सी विभक्ति है? तो बताइएगा, सही जवाब आपको देना है। तृतीया है, चतुर्थी है, पंचमी है, सृष्टि है, ये आपको बताना है। देखो नमः शिवाय, ठीक है, तो मैं आपको बता दूं शिवाय यानी चतुर्थी विभक्ति का रूप है जिसका अर्थ होता है शिव को होता है, ठीक है। तो यहाँ पे चतुर्थी विभक्ति आएगा, बी ऑप्शन सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन कह रहा है संस्कृत में पुरुष कितने होते हैं? कितने होते हैं? 2, 3, 4 या फिर 5? तो आपका जवाब होना चाहिए 3। संस्कृत में पुरुष कितने होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? प्रथम होता है, मध्यम होता है और आपका उत्तम होता है। ये 3 पुरुष होते हैं। तो आपका जो ऑप्शन है बी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन कह रहा है युधिष्ठिरा में कौन सा समास है? तो चारों समास देखिए सामने दे रखे हैं, बताइएगा, पढ़िएगा और सही जवाब आपको देना है। तो चलिएगा सही जवाब आपको देते हैं। सही जवाब आपका पहला वाला ऑप्शन यहाँ पे होगा, अलोक प्रत्यय तत्पुरुष हो जाएगा। पहला वाला ऑप्शन सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन कह रहा है बालका गीतम गायती का क्रमवाच्य पद क्या होगा? यानी अभी जो वाक्य है वो किस रूप में है? वो है दोस्तों, वो है देखिए ये अभी आपका कृतवाच्य के रूप में है। अब आपको क्रमवाच्य में बदलना है, ठीक है। तो देखो बालका का क्या बनेगा ये आपको ध्यान रखना है। बालका का बनेगा बालकाए, बालकया, ठीक है। और गीतम, गीतम आपका ऐसा ही रहेगा। और गायती, जहाँ ती है वहाँ पे क्या लगेगा लास्ट में? यते लग जाएगा। क्या लग जाएगा? यते लग जाएगा। तो बालकाए गीतम गीते, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 है। 26 को ध्यान से पढ़िएगा और ध्यान से ही जवाब आपको देना है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन को पढ़िएगा और पढ़ने के बाद चारों ऑप्शन ध्यान से पढ़िएगा, इसके बाद आप जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। तो इसका जो सही जवाब होगा बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 27 है। क्वेश्चन कह रहा है धेनु शब्द का चतुर्थी एकवचन में रूप क्या होगा? एक ऑप्शन आपका ये टंगा हुआ है और बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन, चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। बताइएगा सही जवाब क्या होगा? चतुर्थी एकवचन में क्या होगा? अब आपने ट्रिक यूज करना है। ट्रिक यहाँ पे सेट हो रही है और क्वेश्चन बन भी रहा है। तो यहाँ पे जो होगा सी ऑप्शन हो जाएगा धेनवे, ठीक है। और अभी तक आपने जो है ई बुक संस्कृत की प्राप्त नहीं की है
ट्रिकी है। मैंने कहा 4 से 5 घंटे अगर आप पढ़ लोगे तो पूरी वो जो आपकी जो ट्रिकी PDF है आपके दिमाग में सेव हो जाएगी और बहुत आनंद आएगा आपको पढ़ते हुए, सारी चीज़ें हैं वो क्लियर हो जाएंगी। किसी भाई बहन को चाहिए तो वो इस नंबर पे संपर्क कर सकता है। ठीक है, 86 50 41 59 57 इस नंबर पे संपर्क कर सकता है और प्राप्त कर सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर दे रखा है कि कादम्बरी कथा की नायिका जो है वो है तो कौन है, बताइएगा। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, ऑप्शन को पढ़ना है और सही से जवाब आपको देना है। ठीक, कादम्बरी की बात हो रही है तो बाण भट्ट कादम्बरी जो कथा की मुख्य नायिका है वो कादम्बरी ही है, यानी डी ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन को पढ़ो और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा और ध्यान से ही जवाब दीजिएगा। और इसमें अभी आप ट्रिक का इस्तेमाल करना, ट्रिक इसमें सेट हो रही है। बताइएगा, गच्छेयम गम धातु का रूप है तो आपको लकार बताना है भैया, कौन सा लकार है, कौन सा पुरुष है, कौन सा वचन है। देखो यहाँ पे आपको सबसे पहले ये पहचानो कि इसमें यूज क्या हो रहा है। तो मैं आपसे कहूँ कि ये चाहिए के अर्थ में है, चाहिए के अर्थ में है और इसमें ए का यूज हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखो गच्छेम, एम यानी एम का मतलब है ये ऊपर ए है तो ए का प्रयोग हो रहा है। तो ये तो आपको पता चल गया विधिलिट लकार है। ठीक है, अगर चारों में विधिलिट होता तो आप फंस जाते, लेकिन यहाँ से ही क्लियर हो जाएगा, ये आपका सी ऑप्शन सही है। उत्तम पुरुष एक वचन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है, आप ये बताओ उपसर्ग का अन्य नाम क्या है। तो उपसर्ग का अन्य नाम जो है वो क्या है, सर्वनाम है, संज्ञा है, उपपद है, आदि एवं गति है। तो देखो उपसर्ग का एक अन्य नाम है वो क्या है, वो है आपका आदि एवं गति। तो ये आज का प्रैक्टिस सेट 7 था, 7 प्रैक्टिस सेट मैं आपके लिए करा चुका हूँ। तो बस इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।